यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। बहराइच में सपा ने बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन का किया आयोजन। ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में लगी सपा। मऊ से जिला महिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। इलाज के अभाव में जच्चे बच्चे की हुई मौत। शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। फिरोजाबाद की पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन। 23 पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। लोगों से रक्तदान करने की अपील। वहीं उन्नाव में सड़क किनारे मिली लावारिस बच्ची को देख फैली सनसनी। पुलिस ने बच्ची को कराया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया है। आज बहराइच में समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक संतोष पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के नेताओं ने शिरकत की। बुद्धिजीवी समाज को संबोधित करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है। आगामी चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। वहीं इस दौरान प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का कहना है कि 2022 में अगर सपा की सरकार बनती है तो बीजेपी के शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या हुई है उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको अभी वो सुविधा नहीं मिल पाई है जो संविधान में वर्णित है, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए, प्रयास करने के लिए, उनको इस लड़ाई में जोड़ने के लिए प्रबुद्ध समाज से निवेदन करने आया हूँ। इनको साथ लेकर के आप इस सरकार को हटाने में सहायता करें। नहीं है, आज पूरा उत्तर प्रदेश याद कर रहा है बसपा के काल में जिस तरीके से SC ST के मुकदमे लिखे गए थे, जिस तरीके से अपमानित किया गया था लोगों को, जिस तरह जमीन पे बैठाया जाता था, जिस तरह तिरस्कृत किया गया था, जिस तरह लोगों के खिलाफ अत्याचार हुआ था, जिस तरीके से उनके विधायकों और मंत्रियों ने जमीनों पे कब्जा किया था, और जिस तरीके से एक खास वर्ग, खासकर ब्राह्मण, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मकान की, एक घर की बन गया था। तो अब कोई भी तरीका नहीं है कि कोई भी आदमी दोबारा, कोई वर्ग हो और खासकर ब्राह्मण समाज बसपा से जुड़ने जा रहा हो। बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है, बसपा की अब लड़ाई नहीं बची है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण समाज को एकजुट करने में जुट चुकी है। चाहे हम बात करें बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की या बसपा की, सभी राजनीतिक दलों के केंद्रों में इस बार ब्राह्मण है। बसपा ब्राह्मणों को फोकस में रखकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, तो सपा भी ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कवायद कर रही है। और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर 2022 के चुनाव में ब्राह्मण इतने अहम क्यों हो गए हैं? आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियां इस वोट बैंक पर इतना ध्यान दे रही है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता जाटवों और यादवों के बाद चुनाव का एक अहम कारक है। एक अन्य कारण समुदाय का मजबूत सामाजिक राजनीतिक इतिहास है, जो चुनाव अभियान के दौरान विशेष रूप से अवध और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में किसी भी पार्टी को चुनाव में बढ़त दिलाने में मदद करता है। हालांकि मंदिर की राजनीति के बाद से ब्राह्मणों को बीजेपी के समर्थक के तौर पर देखा जाता है, जो बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट देते रहे हैं। तो यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने ब्राह्मण समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बहराइच में समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक संतोष पांडे सहित आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के नेताओं ने शिरकत की। बुद्धिजीवी समाज को संबोधित करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में सबसे अधिक ब्राह्मणों की हत्या की गई है। आगामी चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा।
वहीं इस मौके पर प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बीजेपी शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या हुई है उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में सपा ने बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन का आयोजन किया है। अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में जुट चुकी है। समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन में ब्राह्मणों को एकजुट करने की कवायद की गई है। तो वहीं इस मौके पर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई है। आगामी चुनाव में ब्राह्मणों को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। वहीं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 2022 में अगर सपा की सरकार आती है तो बीजेपी के शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या की गई है उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मऊ के जिला महिला अस्पताल से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इलाज के अभाव से महिला और उसके बच्चे की जान चली गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल की ओर से सही इलाज नहीं किया गया, जिसके चलते मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद भी अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस नहीं दी गई, जिसके चलते परिजनों को शव को ठेले पर रखकर ले जाना पड़ा। डिलीवरी हुआ था जी, पैदाइश हुआ था। इसमें तो दवाई वाली करें तो कहने दवाई नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं मिलेगा, सब आप लोग बाहर जाइए, ऐसे दवाई नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस मांगे, हम लोग एम्बुलेंस भी नहीं मिला। अब कहने टेम्पो, अपना टेम्पो भाड़ा लगा के ले, हम लोग टेम्पो भी लेके आए बस। तो डिलीवरी हुई थी? हाँ, डिलीवरी हो गई, हमारा बच्चा पैदा हुआ था। हम लोग कहने सुई दवाई करिए जाए। ये है कि मरीज को प्रेगनेंसी थी और एक हमारे मतलब टर्म होता है इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, तो वो बच्चा मतलब उसका हार्ट बीट नहीं आने का मतलब वो बच्चा अंदर स्टिल बाउंड था। स्टिल बाउंड बोलते हैं कि जो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ डॉक्टरों ने चेक किया, हम लोग आला लगा के चेक करते हैं, हम जान जाते हैं उससे कि हार्ट बीट है कि नहीं है। जो भी बच्चा 6 महीने के बाद हार्ट बीट आ जाता है किसी भी बच्चे में, तो हार्ट बीट नहीं था। इन लोगों ने बताया ऐसा ऐसा बात है, फिर भी उन लोगों ने उसको लिख के अपना वहाँ पर फिर एडमिट किया कि हमको ये जानकारी दे दी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। उमाकांत, मऊ से जिला महिला अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इलाज के अभाव में जच्चे बच्चे की मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हम आपको बता दें कि मऊ जनपद का जो जिला महिला अस्पताल है हमेशा सुर्खियों में, विवादों में पड़ा रहता है। कहने के लिए तो जिला अस्पताल है, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है, लेकिन कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से कल की घटना जो घटी, सुबह के समय बच्चे की पैदाइश होती है, पैदाइश के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है इलाज के दौरान, और कुछ उसकी सूचना मिलते ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। और प्रशासन के द्वारा, जो हॉस्पिटल के प्रशासन के द्वारा, क्योंकि वो गरीब थी, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं था, उसे डिस्चार्ज किया जाता है कि आप आजमगढ़ के अस्पताल में ले जाएं और इलाज कराएं। उसे बाहर निकाल दिया गया और पैसे के अभाव में वो अभी दम तोड़ दी। यहाँ तक ये स्थिति आ गई कि उसे अपने घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था विभाग के द्वारा नहीं कराया जा सका और वह विवश हो करके ठेले पर अपने औरत के शव को ले जा रहा था। उसी दौरान हम लोग ने पहुंचकर उससे आप बीती पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। उमाकांत, अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई बयान सामने आया है? जो सीएमओ है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। अगर प्रयास किए होते, अगर सुविधा का अभाव नहीं होता, हॉस्पिटल में कहा जाता है कि जिला महिला अस्पताल है, यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जिस तरह से आजमगढ़ जिला को रेफर किया जा रहा था, क्या मऊ जिले में महिला जिला अस्पताल में वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी सीएमओ के द्वारा टाल मटोल करके उस महिला को छोड़ दिया गया और वह सड़क करके मर गई। उमाकांत, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो लापरवाही की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई और उसके बाद शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उनको नसीब नहीं हो पाई।
जी, मैं इस संबंध में जब विजय राजभर जो घोषी के विधायक हैं उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उमाकांत, मृतक के परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मृतक के परिजनों के यही कहना है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे और औरत की मौत हो गई। हम पैसे के अभाव में हम कुछ नहीं कर सके। अपने सामने अपने औरत और बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है। योगी सरकार तो कहते हैं कि हम सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उन गरीबों तक कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। यह एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। बिल्कुल उमाकांत, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिरोजाबाद की रिजर्व पुलिस लाइन में बामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 23 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने रक्तदान किया। साथ ही लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील भी की गई। में पुलिस लाइन में ये कैंप लगाया गया है जिसमें ब्लड डोनेशन का कार्य पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है और बढ़-चढ़ के पुलिसकर्मी इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं क्योंकि उनको ये बखूबी मालूम है कि इस समय जो डेंगू की बीमारी यहाँ पर चल रही है उसमें ब्लड की प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में स्वतः प्रेरित होकर लोगों ने ये डोनेशन किया है और समय समय पर ब्लड डोनेशन का यह कार्य आगे भी जारी है। तो फिरोजाबाद की रिजर्व पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस मौके पर 23 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने ब्लड डोनेट किया। इसके अलावा अन्य लोगों से भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करने की अपील की गई, क्योंकि फिरोजाबाद में जिस तरह से डेंगू का कहर लगातार जारी है और डेंगू के वजह से खून की कमी भी हो जाती है और इसलिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है ताकि किसी की भी जान खून की कमी की वजह से ना जा पाए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई है। 23 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने ब्लड डोनेट किया है। झांसी जिले के गुरसराय नगर में वैक्सीनेशन को लेकर हो रही परेशानी के चलते मुक्ति संस्थान ने वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर सरकारी व्यवस्था में सहयोग किया। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा इसके बचाव को लेकर 100% वैक्सीनेशन कराने का टारगेट रखा गया है, जिसको लेकर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगवाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम जारी है। और इसी कड़ी में मुक्ति संस्थान ने कैंप लगवाकर सहयोग कर एक पुनीत कार्य किया है। चूँकि ये है कि वैक्सीनेशन जो हमारा सरकार की जो उद्देश्य है, वैक्सीनेशन प्रत्येक आदमी को लगना है जो 18 साल से ऊपर हैं और जो उसके वैक्सीनेशन लगाने की योग्य है, जिसमें किसी प्रकार की डॉक्टर ने बताया कि इसको छोड़ के बाकी सबको लगाया जाएगा। तो उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही लगाने के लिए कोई आदमी इसमें छूटे नहीं, जिसके क्रम में आज गुजरात में वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें चूँकि मुक्ति संस्था बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और उसमें सहयोग कर रही है। जो हमारी सरकारी तंत्र है उनका सहयोग किया जा रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि गुजरात में 1-2 दिन में पूरे सभी व्यापारी को पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो झांसी की ये खबर जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। उप जिलाधिकारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है, क्योंकि देश में अभी भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और तीसरी लहर से अगर बचना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना। लगातार VIP न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सेंटर पर जाइए और वैक्सीन लगवाइए, खुद भी वैक्सीन ले और अपने परिवार वालों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें।
तो झांसी जिले के गुरुसराय नगर में वैक्सीनेशन को लेकर हो रही परेशानी के चलते मुक्ति संस्थान ने वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर सरकारी व्यवस्था में मदद की है। इस वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन उप जिलाधिकारी गरोठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा इसके बचाव को लेकर 100% वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। और इसी कड़ी में मुक्ति संस्थान ने कैंप लगाया है और सहयोग कर एक पुनीत कार्य करने का काम किया है। वहीं झांसी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वह इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। वही कार्यक्रम में आए पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने में गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन में परिवर्तन लाने का काम गुरुजन ही करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की कमी थी। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर उच्च पद पर पहुंचे और इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महिला महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में वरिष्ठ गुरुजनों को बुलाकर छात्राओं को उनके अनुभव से दिशा निर्देश देने का काम किया जाएगा, तभी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची जारी कर जहां गुरु की गरिमा का मान बढ़ाया है, तो वहीं उसी विभाग के एक लेखाकार ने महिला शिक्षिका को गंदी गंदी गालियां देकर विभाग को शर्मसार कर दिया है। बछरावा ब्लॉक संसाधन केंद्र में तैनात लेखाकार ने चयन वेतनमान की फाइल के बारे में जानकारी करने पर एक महिला शिक्षिका को न केवल घिनौनी गालियां दी बल्कि उसको चारित्रिक रूप से भी बदनाम करने का प्रयास किया। और यही नहीं, इस अभद्र लेखाकार ने ये भी कह दिया कि वह फाइल फाड़ कर फेंक देगा और चयन वेतनमान मंजूर नहीं होने देगा। लेखाकार द्वारा एक शिक्षक से फोन पर की गई अश्लीलता रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हेलो, हाँ बताएं। अरे फाइल वहाँ पहुँचाई थी क्या? भैया झूठ बोल रहे हैं क्या? आप हमने बता दिया आप नहीं, असल में हमने वहाँ पता किया तो वो वहाँ जो है उन्होंने कहा कि फाइल ही नहीं यहाँ है राशिद बाबू। अरे ऐसे कैसे नहीं, हमारे पास रिसीविंग है और वो घर बैठे ने कुछ बताते हुए आपको। आपने फोन किया था कि सिलेंडी वाले को फोन किया था क्या आपने? नहीं, हमने सबसे संपर्क किया। हमने कहा कि जो है सबका है भाई, ये सब लोग कलेक्शन करके अपना करा लेते हैं, फाइल वहाँ है। अरे हो ना हो, आपको उसमें क्या, आप अपने लिए देखिए ना। मैं तो उनको फोन कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है वसूली हम करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, उसने ये कहा था कि जितने लोगों का नाम इकट्ठा है सबका इकट्ठा होगा। ऐसा है, होता है क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना अकेले कराइए ना। आप दुनिया भर के चक्कर में पड़े, उसको फोन कर रहे हैं, लग रहा है कि मैं कॉल करवा रहा हूँ, मुझसे कह रही पता नहीं कितनी बड़ी अधिकारी हो गई। नहीं, उनसे अच्छा तो हमारे अपना हो जाए तो हम अपना करा लेंगे। नहीं, आप अपना कराइए ना। आप केवल अपने चक्कर में पड़िए, बस आप इन लोगों को छोड़िए, अपना देखिए। आप तो वहाँ यार हमको फोन कर रही, हमसे कह रही फाइल क्या हमने फाड़ के फेंक दिया हमने, और अब इनकी होने भी नहीं देंगे, करवा लेंगे जाके। तो ये आप सुन रहे थे लेखाकार और शिक्षिका के बीच की वार्तालाप। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज़ नहीं करता है। तो लेखाकार ने शिक्षिका को गालियां दी है। यह भी ऑडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचना शुरू हो गया है। बछरावा ब्लॉक संसाधन केंद्र में तैनात लेखाकार ने चयन वेतनमान की फाइल के बारे में जानकारी करने पर महिला शिक्षिका को अभद्र भाषा बोली है। वहीं उन्नाव के जिले में लावारिस बच्चों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ये ताज़ा मामला असोहा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी बहिरिया से सामने आया है, जहां सड़क किनारे एक लावारिस बच्ची मिली। वहीं राहगीरों ने जब सड़क किनारे बच्ची को देखा तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है।
जहां बच्ची का इलाज किया जा रहा है। तो रायबरेली जिला के मामा चौराहे के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसे देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव की पहचान की तो मृतक थाना कोतवाली क्षेत्र के महानंदपुर निवासी के रूप में पहचाना गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।